Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next part of the video lecture, right? So आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का जो सेशन जो होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा लंबा होगा बिकॉज आज के लेक्चर में हमें तीन टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट करना है, राइट? दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूब के बारे में, क्लियर? सबसे पहले डिस्कशन करना है सिंपल क्यूब के बारे में। सेकेंड हम लोग डिस्कशन करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब के बारे में। अब सारे बच्चों ने ये वर्ड के बारे में पहले भी सुना हुआ है, ठीक? और तीसरा मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूब, राइट? तो तीसरा मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूब। सो ये तीनों क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स के हमें पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में या फिर इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज अ परसेंटेज पैकेजिंग एफिशिएंसी के बारे में हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट? सो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाने वाला है बिकॉज मैं आपको हर एक टॉपिक्स यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरीके से आप लोगों ने कैलकुलेशंस किया हुआ है। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपकी ये टॉपिक्स आपके कैलकुलेशन बेस्ड है, इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा टाइम के बाद मैं शुरुआत कर रहा हूं, राइट? तो सबसे पहले लोग समझेंगे पैकिंग एफिशिएंसीज क्या होती है। स्टूडेंट्स मैं आपको छोटा सा एक रिकैप में आपको बता रहा हूं। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब के नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, राइट? फटाफट से उसके बारे में क्विक रिवीजन कर लेंगे। सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर जब मैं आपको बोलता हूं तो नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता था? वेरी गुड, दैट इज z। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? दैट इज 1। समझा? तो सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर बोला या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोला तो उसका z का वैल्यू कितना बन जाएगा? 1। उसी तरीके से बॉडी सेंटर्ड क्यूब का मैंने आपको नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल का वैल्यू क्या बताया था? दैट इज 2, राइट? एंड लास्ट वन दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब का मैंने आपको z का वैल्यू क्या बताया था? व्हिच वाज 4। अब ये चीज मैं आपको वापस रिकलेक्ट क्यों कराई? बिकॉज़ ये टॉपिक्स आपके जो वैल्यूज पर आपको बताया हुआ है सो ये वैल्यूज आपके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आप इसके बारे में बात करते हो तो ये z की वैल्यूज आपको याद रखनी है। Is that clear? Now let's move on to the first topic, that is packaging efficiency, right? सबसे पहले बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या होती है, क्लियर? स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना आप जितने मिनिमम वॉइड्स आप लोग रखते हो, राइट? पैकिंग करना मतलब क्या होता है? आप उसको प्रॉपर वे में अरेंज करते हो जिसकी वजह से आपके जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स का मतलब मैंने क्या बताया था? दैट इज एम्प्टी स्पेसेस। यस, तो मैंने आपको क्या बताया था? वॉइड्स का मतलब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज एम्प्टी स्पेस, क्लियर? तो एम्प्टी स्पेसेस आप जितने मिनिमम रखोगे, आई रिपीट, एम्प्टी स्पेसेस आप जितने मिनिमम रखोगे उतना आपका पैकिंग एफिशिएंसी प्रॉपर होगा, क्लियर? पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ाओगे, क्लियर है? अब आपको करना क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी को जितना ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हो उतना आपको इंक्रीज करना होता है। अब इसको इंक्रीज कैसे करोगे? तो आपके वॉइड्स को, आई मीन टू से दैट एम्प्टी स्पेसेस को मिनिमाइज करके, क्लियर? तो हमें इस टॉपिक के अंदर इसी चीज के बारे में डिस्कशन करना है कि आपके हर एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितनी पैकिंग एफिशिएंसीज हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब जो वैल्यूज निकालने वाले हो वो परसेंटेज के फॉर्म में होगा। आई रिपीट, आपके जो भी वैल्यूज आएंगे, सिंपल क्यूबिक का वैल्यू निकालोगे, बीसीसी का वैल्यू निकालोगे, whereas एफसीसी का जो भी वैल्यू आएगा ये परसेंटेज के टर्म्स में आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, ठीक है? आप इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? एससी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है? अब हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जब आप परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करते हो, राइट? ये बन गया परसेंटेज, दैट इज परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, क्लियर? परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ जाओ। परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसका एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ an atom, volume of an atom divided by volume of cubic unit cell. I repeat,
वॉल्यूम ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब मुझे बताना स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स क्या करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 100। सो ये बन जाएगा हमारा फार्मूला किस चीज का, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज पार्टिंग एफिशिएंसी। समझ लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले चीज ये वाला फार्मूला याद रख लो। अब आपको भले ही आपको सिंपल क्यूब के बारे में पूछने दो, या फिर आपको बीसीसी के बारे में आने दो, या फिर आपके एफसीसी के बारे में आने दो, स्टूडेंट्स आपको ये वाला फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले के बारे में आपको याद रखना है। समझ लिया ना। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहां पे याद रखना, इस पूरे डेरिवेशन के अंदर आपको दो रिलेशंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। मार्क माय वर्ड्स, यहां पे मैं आपको रिलेशन दो चीजों के बारे में बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फॉर्मूलेस आपको इंप्लीमेंट करने होते हैं। अब ये रिलेशंस कौन से होंगे, सो रिलेशन बिटवीन, दैट इज रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले the first one which is called as A and second which is called as R, clear। तो ये दोनों चीजों के बीच में आपको रिलेशन भी इसी डेरिवेशन के दौरान आपको डिस्कस करना है। स्टार्ट किया। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली ए, ए का मतलब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, फटाफट रिकलेक्ट करो। ए का मतलब मैंने बताया था व्हिच वाज एज लेंथ, क्लियर। एंड आर का मतलब क्या होगा, सो आर इज नथिंग बट योर रेडियस ऑफ एन एटम। तो एज लेंथ और रेडियस के बीच में आपका रिलेशन क्या होगा हर एक क्यूबिक सेल के अंदर, इसके बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कशन करना है। समझ लिया। चलो तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वन, फार्मूला क्या दिया हुआ है, परसेंटेज पार्टिंग एफिशिएंसी व्हिच इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन एटम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सो वॉल्यूम ऑफ एन एटम की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही उसकी वैल्यू मिल गई, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, समझ लिया। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होगा आपका, अब दूसरा पड़ाव पार करना आपको, तो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका आपको वैल्यू मिलेगा, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशंस मिल गए, फर्स्ट और सेकंड। अब ये दोनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे और आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको वहां पे आंसर कैलकुलेट करके लिखना है। समझ लिया, बात समझ में आ गई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, ठीक है। चलो तो फर्स्ट वन हमें कैलकुलेट इसके बारे में करना है, वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अच्छा याद रखना, हमारे पास कौन सा यूनिट सेल दिया हुआ है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब z का वैल्यू कितना बनेगा, दैट इज 1, क्लियर। तो z की वैल्यू मेरे पास 1 है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 1। तो उतने एटम्स आपने यहां पे लेने हैं। सो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। अब वही अगर मुझे बीसीसी बोला रहता तो बीसीसी में z का वैल्यू क्या होता है, 2, तो यहां पे आ जाता वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, क्लियर। उसी तरीके से एफसीसी में वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, क्लियर। चलो तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। अब एटम एग्जैक्टली किसकी तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे एटम को हम लोग अज्यूम कर लेंगे आपका स्फेरिकल शेप की तरह दिख रहा है, बिकॉज ये वाला 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होने की वजह से आप इसको स्फीयर अज्यूम करोगे। अगर ये 2 डायमेंशनल होता तो आप इसे सर्कल अज्यूम करते, क्लियर है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एटम किसकी तरह अज्यूम किया हुआ है, स्फीयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका अप्लाई करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फॉर्मूला बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा क्लियर। अब मुझे बताना स्टूडेंट्स मेरे पास कितने एटम्स है, सो वी हैव 1 एटम, क्लियर। सो यहाँ पे उतने एटम से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपके पास 2 होते तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपके पास 4 होते तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, जिसे हमने कैसा अज्यूम किया था, स्फेरिकल शेप, सो व्हिच इज इक्वल्स टू 4/3 pi r cube. So this becomes your equation number 1. So I hope सारे स्टूडेंट्स को इक्वेशन नंबर 1 तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। चलो अब हमारा पहला पड़ाव पार हो गया, अब हमें दूसरे पड़ाव पे जाना है। दूसरा पड़ाव मेरे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबिक यूनिट सेल। चलो तो सेकंड हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मुझे बताना है यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब आप फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला अप्लाई करोगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, राइट। समझ में आ गया। चलो मान के चलते हैं, मैंने ये वाला एक साइड लिया हुआ है, मैंने ये वाला एक साइड लिया हुआ है, मैंने ये वाला एक साइड कंसीडर किया हुआ है, एंड मैंने एक और साइड यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। Now what all these things are? ये क्या होंगे? So these are the edge length. What is this? ये भी आपका क्या बनेगा, edge length. What is this? ये भी आपका बनेगा edge length, right? So edge length को हम represent किससे करते हैं? So यहाँ पे आ गया A, वापस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा A, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा A, क्लियर है। तो साइड क्यूब मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, so that is A cube. Is that clear? समझ में आ गया। So volume of cubic unit cell फॉर्मूला बनेगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। अब एक साइड को हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, दैट इज ए, तो ए का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। सो दिस बिकम्स ए क्यूब, राइट। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ए की जगह पे एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे सारे बच्चों ने ध्यान देना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझो। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे ए की जगह पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब सर ए की जगह पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो लेट मी शो यू अ सिंपल डायग्राम जिसमें से आपको पिक्चर और भी क्लियर हो जाए। ठीक, समझ में आ गया। मान के चलते हैं हमने इस वाले एज लेंथ को कंसीडर किया हुआ है, ठीक, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। मैंने इस वाले एज लेंथ को मैंने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज मान लेते हैं मैंने एक एज लेंथ ड्रॉ किया, समझ में आ गया। ये बन जाएगा मेरा एक एज लेंथ उस पूरे क्यूबिकल स्ट्रक्चर का। आपकी मर्जी, आपको अगर ये वाला कंसीडर करना है ये वाला कर लो, ये वाला कंसीडर करना है कोई भी कर लो, आपके पास जितने एजेस है उसमें से कोई भी एज कंसीडर कर लो, ठीक है। मुझे बताना एक एज पे कितने कॉर्नर्स है। सो सर वी हैव टू कॉर्नर्स, क्लियर। अकॉर्डिंग टू द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने क्या बताया था, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होगा, यस और नो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एटम मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, क्लियर, एंड एक एटम मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा पहला कॉर्नर, ये बन जाएगा दूसरा कॉर्नर। फर्स्ट वाले कॉर्नर पे मैंने एक एटम ड्रॉ किया हुआ है और सेकंड वाले कॉर्नर पे हमने एक और एटम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये पूरा क्या हो जाएगा, सो दिस बिकम्स योर एज लेंथ। ये पूरा क्या बन गया आपका, ये बन गया हमारा एज लेंथ, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये एज लेंथ कैसे बना, तो यहां पे ध्यान में रखना, सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, दैट इज रेडियस। समझ में आ गया। सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आप लोग क्या कहोगे, दैट बिकम्स रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली आप ये वाले सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी बन जाएगा रेडियस, करेक्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे कितने रेडियस हुए, तो मेरे पास यहाँ पे 2 रेडियस हो गए। सो r प्लस r व्हिच इज इक्वल्स टू 2r। तो ये दोनों r मिला के हमारे पास क्या बनेगा, एज लेंथ बनेगा। सो वी कैन राइट इट as a is equals to 2r। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो a का वैल्यू 2r के बराबर कैसे आगे समझ में आ गया, ये बन गया रेडियस, ये बन गया रेडियस। सो r प्लस r व्हिच इज इक्वल्स टू 2r, और ये दोनों रेडियस मिला के क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, तो ये बन रहा है आपका एज लेंथ। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो a किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, सो a क्यूब का वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर द फर्दर इक्वेशन बिकम्स, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। चलो a का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज 2r, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2r, और इसका मुझे क्या निकालना है, सो क्यूब निकालना है। सो देयरफॉर मेरा इक्वेशन बनेगा, ध्यान से देखना, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल
which is equals to 2 का क्यूब बन जाएगा 8, r का क्यूब बन जाएगा r क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। इसको मैं अच्छे से बॉक्स में डाल देता हूं। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। चलो फटाफट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वेशंस आ गए। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, तो ऊपर वाले वैल्यू में फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर द फॉर्मूला बिकम्स परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, बोलो पहले किसका फॉर्मूला चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। क्या दिया मेरे पास यहाँ पे, सो व्हिच इज 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube whole divided by, सेकंड किसका वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो सेकंड वाले का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, 8r⁴। परसेंटेज निकालना है मतलब इनटू 100। साठ लिया, समझ में आ गया। चलो अब जरा चेक करना कुछ वैल्यूज यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहे हैं। यस सर, चलो फटाफट से इसका कैंसिलेशन कर लेंगे। तो यहां से आपका r3, यहां से आपका r3 कैंसिल हो गया। देखो एक और चीज यहाँ पे कैंसिलेशन होने की कगार पे है, बोलो 4 1 जा 4 2 जा, कैलकुलेट हो गया। सो देयरफॉर परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी व्हिच इज इक्वल्स टू, चलो क्या बाकी बचा मेरे पास यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ पाई, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 2 व्हिच इज 6, क्लियर, इनटू 100। इज दैट क्लियर। अब सारे स्टूडेंट्स को पता है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, सो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7 या फिर 3.14, दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास लास्ट वैल्यू आपका मिलेगा परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी व्हिच इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कुछ तकरीबन वैल्यू मिलेगा 52.36%। सो 52.36% एज अ वैल्यू, मतलब जितना आपका पैकिंग एफिशिएंसी हुआ है। अब कौन से क्यूबिक सेल में, तो सिंपल क्यूबिक सेल का परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इज 52.36। अच्छा एक बात बताना मुझे स्टूडेंट्स, पैकिंग एफिशिएंसी तो हो गई, क्लियर, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी तो हो गई, मतलब हमें ये पता चल गया पैकिंग एफिशिएंसी कितना है। बट सर इसमें वॉइड्स कितने हैं हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एम्प्टी स्पेसेस अभी भी कितने हैं, कुछ तो रहेंगे ना, करेक्ट है। बिकॉज़ कोई भी स्ट्रक्चर 100% पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बताता, उसमें कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस तो होता है, करेक्ट है। अभी एम्प्टी स्पेसेस अगर मुझे फाइंड करना है, अगर ये एम्प्टी स्पेसेस अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करना है, सो वॉइड्स हमें कैलकुलेट करना है। वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस which is equals to, टोटल कितना परसेंट था 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिला 52.36, क्लियर, पैकिंग एफिशिएंसी मेरे पास 52.36। तो इसको माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर मिलेगा यहाँ पे दैट इज 47.64% मेरे पास ये वैल्यू मिलेगा, क्लियर। तो इतना परसेंट अभी भी आपका वॉइड सिंपल क्यूब के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? सो आई होप आप सारे बच्चों को सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बस आपकी गाड़ी लेके जानी है, क्लियर, समझ में आ गया। फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बिकॉज़ अब हमें जाना है सेकंड वाले स्ट्रक्चर के ऊपर व्हिच इज बीसीसी, क्लियर। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करेंगे सेकंड वाले स्ट्रक्चर के बारे में व्हिच इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। तो सेकंड हमारे पास यहां पे दिया हुआ है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, दैट इज बीसीसी, राइट। तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वाले कैलकुलेशंस के बारे में, डेरिवेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, डाउट्स आपके तुरंत क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो सेकंड आपके पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर जाते हैं व्हिच इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सबसे पहली चीज याद रखो, फार्मूला सेम रहेगा परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी का, फार्मूला विल बी सेम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। फार्मूला बिल्कुल भी चेंज करना नहीं है, ठीक है। अच्छा इस बार हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, बीसीसी के बारे में कर रहे हैं। तो फटाफट से याद करना z का वैल्यू,
Z का वैल्यू मैंने क्या बताया था, दैट इज 2। मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपके बीसीसी वाले में कितने आ जाएंगे, तो 2 आ जाएंगे। तो फॉर्मूले में हल्का सा चेंजेस करना स्टूडेंट्स, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स। चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका वैल्यू निकालने के बाद नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, फिर उसके बाद इसके पीछे लग जाओ, जब तक इसका आंसर नहीं आ रहा पूरा निचोड़ के निकाल लो। ठीक, जैसे इसका वैल्यू मिल गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर? चलो फटाफट शुरुआत करेंगे। फर्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ कितने एटम्स स्टूडेंट्स, दैट इज 2 एटम्स, क्लियर? चलो एटम का शेप हमने कैसा कंसीडर किया हुआ है, स्फेरिकल शेप, सो व्हिच इज इक्वल्स टू, फार्मूला कौन सा बनेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्लियर? तो फार्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू, इस बार मेरे पास कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्लियर? सो देयरफॉर द फार्मूला बिकम्स वॉल्यूम ऑफ 2 atoms, clear? Spherical shape का रहेगा, so which is equals to 4 into 2 8/3 pi r cube। ये बन गया हमारे पास पहला इक्वेशन, समझ लिया? तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम लोग जाएंगे सेकंड वाले में, ठीक है? तो आई होप फर्स्ट वाले में कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, मेरे पास 2 आइटम्स थे तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बन गया 8/3, क्लियर? चलो अब आ जाएंगे सेकंड वाले कैलकुलेशन के ऊपर। नाउ सेकंड हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, तो हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, which means हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है e क्यूब का, क्लियर? अब जैसे हमने पिछले वाले में कैलकुलेशन किया था उतना सिंपल कैलकुलेशन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? जो आपके अंदर थोड़ी सी कमी होती है तो उसको जिस तरीके से बता रहा हो स्टूडेंट ध्यान से समझ के करना, ठीक है? जितना मैं बता रहा हूँ इमेजिनेशन करो और उस हिसाब से लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर क्यूबिकल स्ट्रक्चर इज, ठीक है? अच्छा, क्यूबिकल स्ट्रक्चर में मुझे बताना कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, मतलब यहाँ पे एटम्स भी कितने होंगे, सो 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स हो गए, ठीक है? चलो तो यहाँ पे लिख दो 8 एट द कॉर्नर, 8 कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, प्लस आपका 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा आपका बीसीसी। तो बीसीसी वाले में 8 एटम्स कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और 1 एटम कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर में। अच्छा यहाँ पे अब वो सेंटर वाला एटम बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया हुआ है, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डॉटेड वाला जो सर्कल आप देख पा रहे हो, जिसको मैंने डॉटेड लाइंस में जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, this is exactly an atom which is present at the center of the body, right? तो यहाँ पे पॉइंट समझ के लो, एक एटम आपके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स ये जो मैंने डॉटेड लाइंस में जो मैंने निकाला हुआ है ना, ये एटम बॉडी के सेंटर में, ऐसे मान लो आपके पास एक खाली बॉक्स है, बॉक्स का शेप तो सारे बच्चों को पता है, एक खाली बॉक्स है और उस बराबर उस खाली बॉक्स के सेंटर में मैंने एक बॉल को हमें में उड़ा के रखा हुआ है, ठीक है? तो जिस तरीके से बॉल वो बीच में है ना, that is exactly a body centered cubical structure is, clear? चलो अब थोड़ा सा assumption करना है यहाँ पे, ठीक है? चलो इसकी कैलकुलेशन करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब जिसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स फटाफट से a क्यूब का वैल्यू निकालना है, बट सर हमारे पास जब तक e का वैल्यू नहीं आ जाता तब तक हम लोग यहाँ पे क्यूब निकाल नहीं सकते, जानते हो? तो पहले हमारी गाड़ी अटक गई a वाले के चक्कर में, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब a का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो अजम्पशन लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, ध्यान से समझना, इस पूरे क्यूबिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने फेजेस हैं, कितने 6 फेजेस हैं, ठीक है? मान के चलो हमने इस वाले फेज को लिया हुआ है, ठीक है? ये जो दिख रहा है इसको जो मैंने डार्क वाला पोर्शन किया हुआ है, जो इसके ऊपर मैं मार्कर घुमा रहा हूं, सॉरी मेरे पास डिफरेंट कलर के मार्कर तो है नहीं, बिकॉज अभी भी सारी चीजें बंद हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है? तो मैंने जिस फेज को मैंने डार्क किया हुआ है इस वाले फेज को मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक? चलो कितने एटम्स हो गए, 1 2 3 4, ठीक है? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो
जो कि इस एटम से इस एटम तक पहुंचनी चाहिए। दैट मींस हमें एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने एक डायगोनल लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है। क्लियर? जिसकी वजह से मेरे पास यहां पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो मैंने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी, जिसकी वजह से मेरे पास कितने ट्रायंगल्स आ गए? दो ट्रायंगल्स आ गए। चलो इसका नाम दे देते हैं, ठीक है? आपके साथ साथ को जो नाम देना है, ठीक है? चिंटू, बबलू, पिंकू, जो भी नाम देना नाम दे दो, जो था, बट इसको नाम देना है A B C। नेमिंग्स आ गए A B C, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से देखना, ट्रायंगल A B C। बात समझ में आ गई? तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है? चलो तो यहां पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो मैंने एक ट्रायंगल अज्यूम किया हुआ है ABC। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इसके हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है? चलो A से B क्या हो गया ये स्टूडेंट्स हमारा? एज लेंथ हो गया। B से C क्या हो गया हमारा स्टूडेंट? ये एज लेंथ हो गया। तो एज लेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो A से रिप्रेजेंट करते हैं। एज लेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो A से रिप्रेजेंट करते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, A से लेके C तक इसको भी एज लेंथ कंसीडर करते हैं। बट स्टूडेंट्स ये एज लेंथ नहीं, ये तो मैंने डायगोनल लाइन ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर? तो इसको एज लेंथ कंसीडर करना नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? दूसरा अलग नाम देंगे। मान के चलते हैं, मैंने यहां पे नाम दिया हुआ है B। क्लियर? तो मैंने यहां पे तीन वैल्यूज प्रोडक्ट किए हुए हैं, A से B एज लेंथ, B से C एज लेंथ एंड A to C दैट इज डायगोनल, और जिसका मैंने मान क्या लिया हुआ है? दैट इज B। समझ में आ गया? चलो अब इसको सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां भी आ जाएगा बाय अप्लाइंग, आपके लिए पूरी चीज आप लिख के बता रहा हूं ध्यान से, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक? तो अब इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या मिलेगा? फटाफट से, ट्रायंगल मेरे पास क्या दिया हुआ है? ABC। क्लियर? तो यहां पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा AC स्क्वायर which is equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टूडेंट्स टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, बट ध्यान से समझना इस चीज को ताकि सारे डाउट्स आप यहां पे क्लियर हो जाए। तो चलो फॉर्मूला क्या बन गया? AC स्क्वायर which is equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब फटाफट से एक करके वैल्यूज पुट करो, बताओ AC का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है? B, तो ये बन जाएगा मेरे पास B स्क्वायर which is equals to, फटाफट से AB का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है? A, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है? अगेन मेरे पास A आ गया, तो ये भी बन जाएगा A स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? समझ में आ गया? अगर होगा तो प्लीज एक बार पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आप पर्सनल मैसेज करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? चलो B स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास क्या मिला? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ध्यान से, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेता हूं। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया और मेरे पास यहां पे बन गया B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। यहां तक हमारा पहला पड़ाव पार हो गया, ठीक है? ये तो मैंने बात कर ली आपके कॉर्नर वाले एटम्स के बारे में। अब जरा याद करना स्टूडेंट फटाफट से, यहां पे एक और एटम के बारे में बोलते जा रहे हैं। एक एटम कहां पे प्रेजेंट है? तो सर सेंटर में प्रेजेंट है। दैट क्लियर? एक एटम आपका सेंटर में ही प्रेजेंट है। तो अब बारी आती है इस सेंटर वाले एटम की, ठीक? चलो फटाफट से अब इसको भी अज्यूम कर लेते हैं। यहां तक गाड़ी पहुंच लिया, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। अब फटाफट से हम लोग क्या करेंगे? सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ स्टूडेंट्स, थोड़ा इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक आपको लाइन ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी जो बराबर आपके इस सेंटर वाले एटम के सेंटर में से पास होनी चाहिए। क्लियर? जैसे मान के चलो मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास एक एटम है, ये बराबर सेंटर में प्रेजेंट है। क्लियर? ये मेरे पास एक एटम है और ये एटम आपके सेंटर में प्रेजेंट है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो बराबर इसके सेंटर में से पास होनी चाहिए और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जानी चाहिए। ठीक है? एक कॉर्नर से शुरुआत करो,
दूसरे कॉर्नर पे पहुंचाओ, बट बराबर उस एटम के सेंटर में से आपका जाना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जो एग्जैक्टली इस सर्कल के अंदर से जा रहा है, सेंटर में से जा रहा है। तो मान के चलो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक लाइन मैंने जो ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये वाली जो डार्क वाली लाइन देख रहे हो, ये डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके इस एटम के सेंटर में से जाएगी, करेक्ट है। तब यहाँ पे नया ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, व्हिच वाज दिस वन, ठीक है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, जो पोर्शन में डार्क कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को अब हमें कंसीडर करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। फर्स्ट वन हमने क्या किया, कॉर्नर वाले को सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक एटम सेंटर में प्रेजेंट है तो सेंटर वाले को सॉल्व करेंगे। चलो इसका भी नाम दे देंगे, बोलो पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट सी दिया हुआ है, इसको नाम दे दो, लावारिस पड़ा हुआ है पॉइंट बी, क्लियर। चलो अब मुझे बताओ ए से लेकर सी तक का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ भी चेंजेस करना नहीं है, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है बी। अच्छा सी से लेकर डी तक वापस क्या बन गया स्टूडेंट, ये तो ऑलरेडी है, दैट इज एज लेंथ। तो एज लेंथ का वैल्यू क्या बन जाएगा, व्हिच इज अगेन ए। अच्छा मुझे बताओ ए से लेकर डी तक जो लाइन खींचा हुआ है ये एज लेंथ होगा, नहीं, वापस क्या डायगोनल लाइन होगा जो एटम के सेंटर में से जा रहा है। तो इस बार मान लो इसको मैंने वैल्यू दे दी सी, ठीक है। तो इस बार आप ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करोगे, ए सी डी, समझ गया। पहले वाले में ए बी सी जो हमने कॉर्नर वाले को सॉल्व किया था, अब हम लोग सेंटर वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया हुआ है, दैट इज ए सी डी। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे, चलो इन ट्रायंगल ए सी डी, फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे आ जाएगा बाय अप्लाइंग, ध्यान से देखना, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो यहां पे आ गया पाइथागोरस थ्योरम, फटाफट से सॉल्व करेंगे। इसको अज्यूम करना है इस तरीके से कि यहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहां पे प्रॉपर्ली बताना तो इम्पॉसिबल है, बट यहां पे अज्यूम करना है स्टूडेंट्स, यहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो फटाफट से, तो ये बन जाएगा मेरे पास AD square which is equals to AC square plus CD square, चेक कर लेना साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गया, AD square which is equals to AC square plus CD square। अब फटाफट से इधर के वैल्यू पुट करो, AD का वैल्यू क्या दिया हुआ है C, तो इसका मतलब यहां पे क्या बन जाएगा C square which is equals to AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे पास B, तो ये बन जाएगा मेरे पास B स्क्वायर प्लस CD का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इज A। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका A स्क्वायर, इज दैट क्लियर। बट जरा याद करो स्टूडेंट्स, हमारे पास तो ऑलरेडी B स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखना, B स्क्वायर का मेरे पास वैल्यू क्या मिला हुआ है, दैट इज 2A स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सो देयरफॉर C स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दैट इज 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसके बाजू में रीजन मेंशन कर देना, जहां पे आपको लग रहा है रीजन मेंशन करना है वहां पर रीजन मेंशन कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बनेगा, सो देयरफॉर C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताना, मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है C स्क्वायर और मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है A स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस इक्वेशन को A के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, चलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर A स्क्वायर which is equals to, ये वाला चीज आप मल्टीप्लाई और वहां पे जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन गया मेरे पास C स्क्वायर अपॉन 3, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। चलो बट मेरे पास यहाँ पे A स्क्वायर का वैल्यू है, इसको मैं A के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। सो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अगर आपको स्क्वायर को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा। सो A स्क्वायर बन गया A, C स्क्वायर बन गया C divided by 3 बन गया √3। So this is the value for A, clear? But सर यहाँ पे और एक चीज आ गई, सर C का वैल्यू आप कहां से फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा
बस एक पड़ाव आपको पार करना है सी का वैल्यू। अगर मुझे सी का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स, आपका इक्वेशन 95% आपने सॉल्व कर लिया। बस मुझे यहाँ पे सी का वैल्यू निकालना। सर सी का मतलब क्या था? सर सी वाला लाइन कहां पे? सर एक बार देखना, सी वाली लाइन कौन सी है? शुरुआत कहां से की थी? ए, खत्म कहां पे की मैंने? डी। लेकिन ये लाइन किसके सेंटर में से पास हो रही है? तो एक एटम के सेंटर में से पास हो रही है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझना हमारे पास सी का वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। हमने एक लाइन यहां पे ड्रॉ की है, ठीक है, एक डायगोनल लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन सेम है, ये जो लाइन देख रहे हो डायगोनल लाइन, ठीक है, ये लाइन मैंने वहां पे ड्रॉ की है। ऊपर वाले का नाम क्या दिया हुआ है? ए, पॉइंट ए। नीचे वाले का नाम क्या दिया हुआ है? पॉइंट डी। क्लियर? ये दोनों कॉर्नर्स है। अच्छा, सेंटर में कौन था? एक एटम। क्लियर? तो ये सेंटर में यहां पे कौन था? एक एटम था। इस ए से लेके डी तक का जो मैंने नाम दिया हुआ है वो कौन सा लाइन है? सी लाइन है। समझा? तो मुझे यहां पे सी का वैल्यू निकालना है। सी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? इसको मुझे वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ध्यान से, डी क्या है? कॉर्नर है, ठीक है। तो कॉर्नर में एक एटम प्रेजेंट होगा। देखो पॉइंट समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाला मेरा कॉर्नर है, कॉर्नर में एक एटम है। क्लियर? एंड ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ए वाला भी आपका एक कॉर्नर है जिस पे भी आपका एक एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर? समझ में आ रही है? जरा ध्यान से देखना, ये वाला बन गया सेंटर, ये वाला बन गया सेंटर। सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो अ रेडियस। और सेंटर वाला जो लाइन देख रहे हो जो बराबर सर्कल के बीच में से जा रहा है, ये क्या बन जाएगा? दैट इज डायमीटर। और डायमीटर कितनी रेडियस के बराबर होता है? दैट इज 2r। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये वाला r, ये वाला r कितना हो गया? 2r प्लस 2r, सो व्हिच इज इक्वल्स टू 4r। तो c का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया? 4r मिल गया। क्लियर? समझ में आ गया? मैंने इस वाली लाइन को मैंने अज्यूम किया हुआ है जो a से लेकर d तक पहुंच तो रही है, लेकिन किसको पार करके? तो सेंटर वाले एटम को पार करके जा रही है। अब कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट होगा? आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे एक एटम हो गया, यहां पे एक एटम हो गया, ये बन गया रेडियस, ये बन गया रेडियस, और सेंटर वाला बन जाएगा डायमीटर। बट एज वी नो दैट डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। सो r प्लस 2r व्हिच इज इक्वल्स टू 4r। अब ये चीज आपको डायरेक्टली गिवन है, बट मैंने आपको यहां पे सॉल्व करके बताया कि c की वैल्यू 4r कैसी होगी। तो यहां पे मैं डायरेक्टली पुट अप कर रहा हूं, as we know that c is equals to 4r। अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा प्रीवियस में जाओ और मैंने जैसे बताया आपको c का वैल्यू 4r कैसे आया उसके बारे में ध्यान से देख लो। तो c का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया स्टूडेंट्स? 4r। अब इस c के वैल्यू को ऊपर वाले वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स a is equals to c का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4r होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। चलो, तो मेरे पास यहां पे a का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे? मेरे पास e का वैल्यू है, बट मुझे किसका वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स? a क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब करना पड़ेगा फटाफट से। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज 64। r का क्यूब कितना हो जाएगा? दैट इज r क्यूब अंडर रूट 3 का क्यूब कितना बन जाएगा? 3 रूट 3। बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है। अगर फिर भी नहीं समझ पाया कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास a क्यूब का वैल्यू। सो फाइनली आपको लिखना है देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल which is equals to 64 r cube under root 3 root 3 divided by 3 root 3। so ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? चलो, मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्लियर? अब इक्वेशन 2 निकालने के लिए हमने इतना बड़ा झमेला किया हुआ है। ध्यान से देखना, पहले हमने b स्क्वायर का वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद c स्क्वायर का वैल्यू निकाला, c स्क्वायर को हमने a स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट किया, फिर उसका मैंने a वाला फॉर्म निकाला, फिर c का वैल्यू निकाला। c का वैल्यू कहां से निकला हुआ है? यहां से। तो c का वैल्यू क्या मिल गया? 4r। वैल्यूज प्रोडक्ट किया, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गया।
ठीक है, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज ये मुझे रफ करना है और फाइनल आंसर आपके पास मुझे निकाल के देना है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब फाइनल आंसर यहां पर निकालेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लास्ट वाले पड़ाव पे। लास्ट वाला पड़ाव करना है, आपका आंसर आपके हाथ में। क्लियर, चलो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? सो देयरफॉर परसेंट पार्किंग एफिशिएंसी, परसेंट पार्किंग एफिशिएंसी व्हिच इज इक्वल्स टू, पहले इसका फॉर्मूला चाहिए वॉल्यूम ऑफ टू आइटम, मतलब इक्वेशन 1 वाला। सो 8/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय, सेकंड किसका वाला पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3 इनटू 100। ठीक है, कुछ चीजें आगे कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर लो। यहां पे आ जाएगा आर क्यूब, यहां पे आ जाएगा आर क्यूब, यहां पे 3 भी कैंसिल हो जाएगा और 8 को भी कैंसिलेशन कर सकते हो 64 के साथ। ठीक है, तो यहां पे आपका जो फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा व्हिच इज 68%। राइट, तो कैलकुलेशन पार्ट आप एक बार घर पे देख लो, आप एक बार ट्राई कर लो, नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना। क्लियर, तो इसका परसेंट पैकेजिंग एफिशिएंसी कितना मिला? 68%। राइट, अच्छा अगर मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी 68% मिल रहा है, अराउंड फिगर 68% मिल रहा है, तो वॉइड्स कितना होगा? सो देयरफॉर वॉइड्स इज इक्वल्स टू, वॉइड्स कैसे निकालोगे? टोटल कितना परसेंट था? 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी कितनी की हुई? 68 की हुई, तो यहां पे आपका आंसर बनेगा व्हिच इज 32%। इज दैट क्लियर? तो 32% आपका वॉइड प्रेजेंट होगा, whereas 68% आपका पार्किंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा। राइट, तो नेक्स्ट फटाफट से इसके ऊपर एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, फटाफट से हम लोग लास्ट वाले सेल के बारे में कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज एफसीसी। क्लियर, ओके सो स्टूडेंट्स फाइनली हम लोग लास्ट वाले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे व्हिच इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। राइट, तो आई होप आप लोगों को पिछले दोनों डेरिवेशंस के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम तीसरे वाले के ऊपर जाएंगे। ये वाला बहुत सिंपल है, अगर आपको सेकंड वाला समझ में आ गया होगा तो। राइट, अब तीसरे वाले के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। राइट, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे? दैट इज एफसीसी। अब फटाफट स्टूडेंट्स रिकलेक्ट करने की कोशिश करो, एफसीसी वाले में दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब Z का वैल्यू मैंने कितना बताया था? व्हिच इज 4। वेरी गुड, तो यहां पे फॉर्मूले में हल्का चेंजेस करना है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स। क्लियर, समझ में आ गया? तो फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, बस यहां पे नंबर ऑफ एटम्स आपको चेंज कर रहे हैं। क्लियर, सो परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। फटाफट से आपका पहला काम चालू कर दो। पहला काम क्या कैलकुलेट करना होगा? दैट इज वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स। राइट, तो फटाफट से हम शुरुआत कर देंगे, अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स। क्लियर, शेप कैसा था? स्फेरिकल शेप था, व्हिच इज इक्वल्स टू, चलो फॉर्मूला कौन सा बनेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर, तो फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार चेक कर लो हाउ मेनी एटम्स वी हैव। सो वी हैव 4 एटम्स, राइट? सो जस्ट मल्टीप्लाई विद 4, सो द इक्वेशन बिकम्स वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, स्फेरिकल शेप था, व्हिच इज इक्वल्स टू 4 into 4 16 pi r cube divided by 3. So this is what we got, equation number 1. सिंपल, तो इक्वेशन नंबर 1 बहुत सिंपल था। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए थोड़ा सा और पसीना बहाना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालेंगे? चलो फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। आधा रास्ता वैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। क्लियर, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल फटाफट से निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ cubic unit cell, right? Which means हमें किसका वैल्यू निकालना है? A क्यूब का वैल्यू निकालना है। सर यहाँ पे सबसे पहला सबसे बॉर्डर हमें क्रॉस करना है, A का वैल्यू निकालना है, which is again a dangerous thing। ठीक है, तो A का वैल्यू हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? जब मेरे पास A का वैल्यू निकलेगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे A क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से डायग्राम की तरफ आ जाओ। डायग्राम हम लोगों ने किसका निकाला हुआ है? एफसीसी का निकाला हुआ है। एफसीसी में मैंने क्या बताया था? एटम्स आपके कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे,
बट इंस्टेड ऑफ दैट एक और एटम आपके हर एक फेजेस पे ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो मान के चलते हैं हम लोगों ने इस साइड वाला फेज लिया हुआ है, ये वाला जो फेज देख पा रहे हो, समझो ये वाला थ्री डायमेंशनल डायग्राम बाहर निकला हुआ है और मैंने इस साइड वाला फेज यहां पे निकाला हुआ है और इस वाले साइड का इस वाले फेज के ऊपर मैंने सेंटर में एटम ड्रॉ किया हुआ है। जो डॉटेड लाइंस में आप जो सर्कल देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट अ एटम which is present at the center of the phase. Clear? सपोज मान के चलते हैं, अब मेरे पास कोई इक्विपमेंट तो है नहीं, सपोज मान लेते हैं हम लोगों ने एक बुक लिया हुआ है, ये बुक का ये साइड वाला फेज है, ठीक है, ये साइड वाला फेज है। इस फेज के ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक कॉर्नर पे एटम होगा, यहाँ पे भी एक होगा और यहाँ पे भी होगा, राइट? बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी हैव टू डू इज एक एटम आपके बराबर फेज के सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस में सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सबसे पहले एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक डायगोनल लाइन यहां से मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। सो दिस इज द डायगोनल लाइन जो आपके एक सेंटर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रही है। अब यहाँ पे मजेदार बात ये है, आपको यहाँ पे दो बार अलग अलग डायगोनल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? पिछले वाले में तो किया हुआ, पिछले वाले में सिनेरियो अलग था। पिछले वाले में क्या था, आपका एक एटम बॉडी के सेंटर में था और बाकी के सारे कॉर्नर पे थे, करेक्ट है। यहाँ पे दोनों चीजें हमें साथ में मिल रही है, सारे एटम्स कॉर्नर पे भी है और एक एटम आपके फेस के सेंटर में भी है। मतलब जो लाइन मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है वो कॉर्नर में से जा रहा है, लेकिन आपके उस सेंटर वाले एटम के बीच में से भी जा रहा है। दैट मींस यहाँ पे हमें अलग से दो बार डायगोनल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझो? तो चलो इसको नाम दे देंगे, आपको जो नाम दो उसको नाम दो। एग्जांपल मैंने पिछले बार में दिया था, मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ ए, यहाँ पे नाम देने वाला हूँ बी, यहाँ पे नाम देने वाला हूँ सी, बराबर। यहाँ पे एक ट्रायंगल देख पा रहे हो, ठीक है। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे बन गया ए, यहाँ पे बन गया बी, यहाँ पे बन गया सी और लगे हाथ सेंटर में कौन प्रेजेंट है? एक एटम भी प्रेजेंट है, सेंटर में एटम प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट ये डायग्राम आपका दिखेगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फटाफट से ये वाला क्या बनेगा? एज लाइन। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एज लाइन। तो नाम क्या पड़ेगा इसका? ए। फटाफट से ये वाला भी क्या बन जाएगा? एज लाइन। तो इसका भी नाम क्या पड़ेगा? ए। क्लियर? बट ए से लेके सी तक ये आपका एज लाइन नहीं होगा, कभी भी गलती से भी उसको एज लाइन मत कंसीडर करना। दिस इज अ डायगोनल लाइन। तो यहां पे इसको नाम दे देंगे बी, आपकी मर्जी, आपको जो नाम देना। क्लियर? चलो फटाफट सॉल्व करने लग जाएंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर? चलो क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट? सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या बनेगा? फटाफट से AC square versus equals to AB square plus BC square, ठीक है। AC square is equals to AB square plus BC square। अब फटाफट से AP का वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे। चलो ध्यान से, AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है? B, सो ये बन जाएगा B square versus equals to AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है? सो A, तो यहाँ पे आ जाएगा A square plus B, सॉरी BC का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? A, तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर। क्लियर? चलो अब हम इसी इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा, सो B स्क्वायर वर्सेस इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या बन जाएगा? सो दैट इज 2A स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये मेरे पास किसका वैल्यू मिल गया? B स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है? A क्यूब का निकालना, मतलब A के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन में चेंज करता हूं, therefore A स्क्वायर versus equals to, ठीक है। चलो A स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालना है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वापस होने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा B स्क्वायर बाय 2। ये किसका वैल्यू मिला मुझे? A स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। बट सर हमें A का वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद A क्यूब करेंगे, समझ जाओ, ठीक है। तो मुझे अब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आपका कैलकुलेशन कर रहा हूं थोड़ा सा सिंपलीफाइड मोड पे, ठीक है। तो A स्क्वायर बन जाएगा A, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो A स्क्वायर बन गया A, B स्क्वायर बन गया B, 2 बन गया
√2। क्लियर? चलो तो मेरे पास ये वाला बन गया a का वैल्यू। क्लियर? बट मेरे पास यहाँ पे एक और चीज आगे आ रही है, कौन सी? b। अब b का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे? b का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स वापस एक बार बता रहा हूं, यहाँ पे आपको दो डायगोनल ड्रॉ नहीं करना है जैसा आपने पिछले वाले में किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो एक एटम है ना उस डायगोनल लाइन के बराबर सेंटर में आ गया, तो उसको वापस और एक डायगोनल लाइन करके मतलब तो है नहीं, तो इसको हम लोग एक ही बारी में सॉल्व कर देंगे। ठीक है? चलो लेकिन मुझे मतलब b की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फटाफट से ध्यान दो। तो b कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। फटाफट से सारे बच्चों की नजर यहाँ पे, तो b यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? अब b A से लेके C तक का लाइन था। ठीक है? A से लेके C तक का मैंने नाम क्या दिया था? B। मतलब मुझे B की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? सो B इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फटाफट समझ में आ रही है मेरी बात? देखो आंसर निकल गया। बोलो A क्या है? कॉर्नर। कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होगा? ये सारी चीजों को मैं बिठा दूं, इसका कुछ काम है नहीं, जो काम था हो गया। ठीक है? फटाफट A क्या है? कॉर्नर। कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है? एटम। कुछ चीजें याद आ रही है? पिछले वाले में बताया था, ये वाला बन जाएगा कॉर्नर। ये भी क्या है? कॉर्नर है। कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होगा? एटम प्रेजेंट होगा। फटाफट ये वाला बन गया सेंटर, ये वाला बन गया सेंटर। सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बनेगा? r। सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बनेगा? r। और ये वाला लाइन बन जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। सो ये सारी चीजें मिला के वापस मेरे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? b is equals to 4r। क्लियर? तो b की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई? 4r मिल गई। सो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो। सो therefore as we know that हमें पता है, मुझे पता था, आपको पता नहीं था, आपको मैंने बताया। सो as we know that b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिल गई? सो b is equals to 4r। कोई डाउट? ठीक। सो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मिल गई 4r। अब ये b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाली इक्वेशन में। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, बस आने की कगार पे बोलो। सो a इज इक्वल्स टू, किसकी वैल्यू चाहिए? b की वैल्यू चाहिए। सो b का वैल्यू बन जाएगा 4r होल डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है? √2। क्लियर? तो ये बन गया मेरे पास a का वैल्यू। ठीक है? लेकिन मुझे किसके वैल्यू पूछ रहा है? a क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। सो यहां पे बन जाएगा therefore a क्यूब इज इक्वल्स टू, बोलो 4 का क्यूब बन जाएगा 64, r का क्यूब बन जाएगा r क्यूब होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका 2√2। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बन गया मेरे पास a क्यूब का वैल्यू। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट cell which is equals to 64 r cube divided by 2√2। ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। एग्जैक्टली। चलो तो मेरे हाथ में दो चीज आ गई। इक्वेशन 1 दिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से हमने इक्वेशन 2 का वैल्यू निकाल लिया। दोनों वैल्यूज आ गई। क्या करना है स्टूडेंट्स? दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, फटाफट से सोना नहीं है, जागते रहो, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है? थोड़ा सा आपका ज्यादा डेटा मैं खाने वाला हूं, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा बेटा। ठीक है? तो परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी व्हिच इज इक्वल्स टू, बोलो पहले किसकी वैल्यू मांग रही है? वॉल्यूम ऑफ 4 एटम। दिख रहा है? चलो तो यहां पे बन गया 16 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है? 3। क्लियर? होल डिवाइडेड बाय नीचे किसकी वैल्यू मांग रही है? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। दिख रहा है? यहां पे देखो ध्यान से, कहीं और देखना मत। तो यहां पे आ जाएगा 64 r क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2√2। परसेंट बोला हुआ मतलब इनटू 100। ठीक? समझ में आ गया? अब कुछ कैंसिलेशन या कुछ चीजें हो रही है, तो r क्यूब कैंसिल हो गया बेटा। बाकी कैलकुलेशन करने की क्षमता अब मेरे पास तो है नहीं, तो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है सर हमने कैलकुलेशन कर लिया है, इसका वैल्यू मिलेगा अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूं स्टूडेंट, दैट इज 74%। समझा? तो परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी किसका? एफसीसी का कितना मिलेगा? 74%। क्लियर? अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी तो इतनी मिल गई, बट सर वॉइड्स कितने होंगी? तो वॉइड्स कैसे निकालोगे? समझ में आ गया? बाजू में मैं अपने क्वेश्चन मार्क डाल के रखता हूं। सो वॉइड्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वॉइड्स
इज इक्वल्स टू टोटल कितना था 100 माइनस परसेंट कितना मिला पैकिंग एफिशिएंसी का 74। ठीक है, चेक करते हैं आपका मार्क्स का कैलकुलेशन कितना अच्छा है। फटाफट से इसका आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर बता देना है कि सर मेरा आंसर ये है। अब इसमें भी कितने सर बच्चों का कुछ अजीब ही आंसर आएगा। ठीक, तो हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो, या फिर पर्सनली जो बच्चे मुझे जानते हैं अगर आप पर्सनली भी मुझे अगर मैसेज करके पूछ लोगे सर ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, तो आपको तुरंत उस चीज का रिप्लाई मिल जाएगा, बिकॉज़ ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझना थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स इसमें डाले हुए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।